नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान क्वेश्चन बैंक का 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी विज्ञान पेपर में अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यह इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, सारा क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना बन रहा है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, आपको 25 क्वेश्चन इसमें बताएंगे और सभी प्रश्न को आपको याद रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको बता दें दोस्तों कि यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं क्लास 10 सभी विषय का और टेस्ट देना चाहते हैं तो पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। चलिए देखिए पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि जिससे कि जल से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, तो जल विद्युत संयंत्र जो है, यानी कि जल से जब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है तो वह कौन सा ऊर्जा है जिसको विद्युत ऊर्जा में वह रूपांतरित करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा जल में होगा नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए गलत हो गया। नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय भी नहीं होगा, नाभिकीय रिएक्टर अलग है, इससे भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, तो यह भी नहीं होगा। इसके बारे में हम आपको नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताएंगे। सौर ऊर्जा, तो यह भी नहीं होगा, यानी कि सोलर से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे सौर ऊर्जा, तो यह भी नहीं होगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा स्थित रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा, और यही ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन को किसी तरह से भी आपसे पूछ सकता है तो आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊर्जा से यह सब जो आपको चैप्टर दिया गया ना ऊर्जा पढ़ने के लिए, उसी से यह सब प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया गया दोस्तों राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखिए सौर कुकर जिसको हम सोलर कुकर के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए कौन सा जो दर्पण है वो सबसे बढ़िया है सौर कुकर के लिए, ठीक है। ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। चलिए यह क्वेश्चन हम आप लोग से गेस करके पूछते हैं। इसका सही उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। टेस्ट के रूप में आप सभी से पूछा जा रहा है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग है, यानी कि सबसे अच्छा रहेगा। आपको नीचे आंसर बताना है, तो सभी छात्र अपना अपना आंसर नीचे बताइएगा जिनको याद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए अस्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए अस्थिर माना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सौर उष्मांक, ऑप्शन बी है सौर स्थिरांक, और डी है उष्मा स्थिरांक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सौर उष्मांक, ठीक है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सौर ऊर्जा प्राकृतिक में निम्नांकित को प्रभावित करती है। तो देखिए सौर ऊर्जा जो है दोस्तों प्राकृतिक में किसको प्रभावित करती है। ऑप्शन में दिया गया है पवनों को, तूफानों को, और ऑप्शन सी है वर्षा तथा हिमपात, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑल, यानी कि इनमें से सभी को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है हम लोग के घरों में या बड़ा बड़ा बिल्डिंग कोई कहीं भी जाइएगा दोस्तों, अभी के टाइम में हर वह जो आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया,
अस्पताल वगैरह, स्कूल वगैरह कहीं भी जाएगा तो आपको विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। वो मेन लाइन जो होता है ना, जिसको हम लोग गर्म बोलते हैं, तो उसमें विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, लगाया जाता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है ना, वो काम करता है कैसे, किस चीज़ पर काम करता है? उसमें पर काम करता है कि चुंबकीय की, रासायनिक की, इनमें से कोई या किसी पे काम ही नहीं करता है। तो देखिए विद्युत चुंबक जो विद्युत फ्यूज जो होता है, तो उसमें क्या होता है, एक पतला सा तार आपका लगाया जाता है, अब पूरा घर का पूरा सिस्टम का लोड उसी पे दिया जाता है। और जब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो यह तार जो है वो हीट होकर के गल जाता है, जिससे कि आगे करंट सप्लाई नहीं होता है और क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्यूज है वो ऊष्मीय पर काम करता है, यानी कि ऊष्मीय पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज को जो है हमेशा गर्म तार के साथ ही लगाया जाता है, यानी कि मेन लाइन के साथ लगाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में पूछेगा। अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हो तो पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत, ऑप्शन में पढ़िए क्या कर रहा है, वामावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी और कोई निश्चित नहीं है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिणावर्त होगी। देखिए चुंबक जब है दोस्तों, जब उसको आप धागा में बांध के जब सुई चुंबक उसको लटाइएगा तो वो आपका नॉर्थ और साउथ की ओर उसका दोनों जो छोरा रहेगा वो रहेगा, यानी कि एक रहेगा उत्तर की ओर और एक रहेगा दक्षिण की ओर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि पूर्व सिरे के अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगी, तो वो दक्षिणावर्त होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिम सिरे के अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए इसके पहले का क्वेश्चन था, बस उसमें आपका क्या दिया हुआ है एक बार फिर से इसको पढ़ के बताते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, और इसमें क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो, लेकिन पश्चिम सिरे के अवलोकन, ऐसे में क्या कर रहा है, पूर्वी सिरे के अवलोकन कर रहा है। ठीक है, तो उसमें दक्षिणा था तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि दक्षिणावर्त होगा, और ऑप्शन ए बी दोनों होगा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का भी सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? चलिए यह क्वेश्चन आप सभी को बताना है, इसी से रिलेटेड हम एक का आंसर दे दिए हैं, तो इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जिनको नहीं पता है पूछ लीजिएगा कि इसका उत्तर नहीं होगा, या फिर आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ग्रुप में आप लोग अपने डिस्कस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में जिस समय परीक्षा होगा उस समय तक आपको तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। देखिए ग्रुप में ज्वाइन होकर रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आपको नोट्स वगैरह दिया जाता है फ्री में। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा कि यह क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो एक दूसरे से अपना डिस्कस करते रहिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी पास के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या विपरीत दिशा में होती है या किसी भी दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा एक ही दिशा में होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक ही दिशा में होती है, किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर जो है सभी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है वो एक ही दिशा में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है? माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, और ऑप्शन सी है विद्युत जनित्र, और ऑप्शन डी है सभी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का देखिए समझिए, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी युक्ति, आपका 3 युक्ति दिया गया, माइक्रोफोन दिया गया है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है और विद्युत जनित्र है, और ऑप्शन डी में है सभी है। तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, तो यह तीनों में होता है, माइक्रोफोन में भी होता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र में भी होता है, और विद्युत जनित्र में होता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक है तो उसका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम होगा, धारा का एम्पियर होगा, और वोल्ट प्रति कूलम आपको बताना है कि यह किसका होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ पर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न हमेशा पूछेगा परीक्षा में।
उसी तरह से एसआई मात्रक और एक है ऊर्जा का एसआई मात्रक, कैलोरी, जूल, ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगला जूल होता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आवेश का मात्रक। देखिए एसआई मात्रक से संबंधित आपको 2 सीटिंग में परीक्षा होता है, दोनों सीटिंग में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो एसआई मात्रक से संबंधित जितना भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है आप उसे याद करके रखिएगा। आवेश का मात्रक पूछ रहा है, क्या होगा? कूलम होगा, वोल्ट होगा या एम्पियर होगा? तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कूलम होगा। याद रखिएगा, यह सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। देखिए अभी बताएं कि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको ए से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक, जितना भी एसआई मात्रक बता रहे हैं सभी को आपको याद रखना है, सभी मात्रक याद रखना है। 16 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह, देखिए जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम रेटिना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा रेटिना। और इसी को दोस्तों दृष्टि पटल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सेम है, दृष्टि पटल और रेटिना। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, एक स्वच्छ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए एक जो आंख है वो स्वच्छ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो उसका जो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं कि अधिकतम बोला है कि न्यूनतम बोला है। तो दोस्तों यदि न्यूनतम बोलेगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम बोलेगा तो इसका हो जाएगा अनंत। ठीक है, जब अधिकतम बोलेगा हमारा आँख सही है तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर से दूर देख सकते हैं, और जब न्यूनतम बोलेगा तो कितना? 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, आँख व्यवहार होता है, यानी कि आँख जो है वो काम करता है अवतल दर्पण की तरह काम करता है कि उत्तल लेंस की तरह करता है कि समतल दर्पण की? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किससे काम, कैसा काम करता है? यह उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख काम करता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या करा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी अभी हम बात की है कि मानव जो आँख हमारा है वह उत्तल लेंस की तरह काम करता है, तो हमारे आँख में जो है वो कौन लेंस? अवतल लेंस पाया जाएगा? नहीं, उत्तल ही पाया जाएगा। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन समझिए, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। देखिए कह रहा है कि मानव नेत्र यानी हमारे आँख में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंध बिंदु। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। इसमें साइंस का जितना भी प्रश्न हम आपको बताए हैं ना, तो 5 चैप्टर आपको पढ़ना है साइंस में। फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री और बायो, तो ये तीनों से आपका लिया गया है, सब क्वेश्चन मिला करके लिया गया। ठीक है, सॉरी इसमें सिर्फ तीनों से नहीं, इसमें सिर्फ फिजिक्स का 5 चैप्टर से लिया गया जी। फिजिक्स का जितना है ना चैप्टर, तो उन सभी 5 चैप्टर से वह क्वेश्चन को लिया गया है जो परीक्षा में पूछता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, हर एक साल यह क्वेश्चन पूछेगा और इस बार भी क्वेश्चन यह पूछेगा। तो प्रकाश के अपवर्तन कहे या परावर्तन कहे? ठीक है, अपवर्तन कहे दोस्तों या परावर्तन कहे, तो इसका 2 ही नियम होता है। ऑप्शन बी सही कीजिएगा। 22 नंबर है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। कह रहा है कि फोकस पर जब अभिसारित करने वाला जो किरण है, किरण पुंज जो है वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है।
ठीक है, तो वह कौन सा दर्पण से होता है, ये अवतल दर्पण से होता है कि उत्तल दर्पण से कि समतल दर्पण से होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण से होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, इसको VVI लगाइएगा, परीक्षा में बहुत बार यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि F बराबर R/2 यह जो है वो सत्य है कह रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए सत्य है, अवतल दर्पण के लिए है कि उत्तल दर्पण के लिए है, कि दोनों के लिए है, अवतल और उत्तल दोनों, और ऑप्शन डी है समतल दर्पण के लिए। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अवतल और उत्तल दोनों के लिए, कि ए और प्लस बी। क्या कह रहा है कि फोकस दूरी जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, ये दोनों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कह रहा है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया है, ठीक है, तो उसका आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है क्या, उसका प्रतिबिंब, तो वस्तु जो है वो कहाँ होगा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से परे, और डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वह जो बीम होगा, तब जाकर के अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या होगा, बीम से बढ़ाने की जो वस्तु है उसे बड़ा बनेगा। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत तरह से आपको पूछेगा, आगे हम जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना तो उसमें यह क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और प्रत्येक साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दोनों सीटिंग में सब्जेक्टिव भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, ठीक है। तो दोनों हमको पढ़ना है। और आपको बता दें दोस्तों कि इस बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा, जितना आपका ऑब्जेक्टिव उतना आपका सब्जेक्टिव का भी जवाब देना है, यानी कि 50-50 हो गया है। तो ऐसा नहीं कि पिछले साल की तरह इन साल खाली ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है और सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा, रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। तो सब्जेक्टिव पर भी ज़्यादा फोकस करना है। सब्जेक्टिव पढ़ने से आपका ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक जो है कि वो क्लियर हो जाएगा। वो कैसे, तो हम आपको आगे बताएंगे। 25 नंबर, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। देखिए दर्पण की चौड़ाई जो है उस चौड़ाई को क्या कहा जाता है, जैसे इसको हम ले लेते हैं उत्तल हो गया, ठीक है, और यह अवतल हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं कि द्वारा कहते हैं कि ध्रुव कहते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा द्वारक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह 25 प्रश्न हम आपको बताए हैं और आप बताइए कि 25 में आपको पहले से कितना याद था, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना, ठीक है। झूठ नहीं बोलिएगा, सच बोलिएगा कि कितना आप सही किए हैं। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा। आपको वीडियो में बताया जा रहा होगा कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जहाँ से आप टेस्ट दे करके अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए टेस्ट जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा, चाहे ऑनलाइन दीजिए ऑफलाइन दीजिए, उतना ज़्यादा आपको बढ़िया रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तैयारी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। कोई दिक्कत है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो हम आपको जो भी दिक्कत है उसे दूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपका नया वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।